नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा के इस विशेष संस्करण में जिसका नाम है अमृत। और इस अमृत वर्ष के मौके पर हम आज बातचीत करेंगे समृद्धि की यात्रा की। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर हम अलग अलग विषयों पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आज बातचीत का विषय होगा कि जो समृद्धि की यात्रा है, अपने आप को एनरिच करने की यात्रा है, अपने आप को सबल बनाने की यात्रा है, वो कैसी रही है, उसमें हम कितने हद तक आगे पहुंच पाए हैं और अभी और कितना आगे हमें जाना है, क्योंकि हमारी इकॉनमी, हमारी जो तस्वीर है वो बदल रही है और हम एक बड़ी उभरती तेज़ी से आगे बढ़ने वाली इकॉनमी के तौर पे सामने आ रहे हैं। तो इंडिविजुअल तौर पे इक्विटी कल्चर को हमने कितना अडॉप्ट किया है और उस समृद्धि के रास्ते में हम कितना आगे बढ़े हैं, इसको आज जानने समझने की और भविष्य के क्या रास्ते खुलते हैं, इस पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस अमृत अड्डा के जो खास मेहमान हैं, जो अपने अपने फील्ड के महारथी हैं, हमने उनको जोड़ा है। उनके ज़रिए चूँकि वो इस मुहिम के सशक्त हस्ताक्षर हैं और उन्होंने इस जर्नी को अपनी आँखों से देखा है और आगे के लिए भी रास्ता हमें दिखाएंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं नीलेश शाह जी हैं, सभी लोग इनसे परिचित हैं। कोटक एएमसी के एमडी एंड सीईओ हैं, दशकों का अनुभव है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, फिनेंस के बहुत बड़े जानकार हैं और अक्सर हम लोगों को ये शिक्षित करते रहते हैं फिनेंशियली। इसके साथ ही हमारे साथ विशाल खंडेलवाल जी हैं, जो फाउंडर हैं सफल निवेशक.com के। ये एक बहुत ही अनोखी मुहिम है जिसमें फिनेंशियली लोगों को सबल बनाने की कोशिश होती है। कैसे आप सीखें, कैसे आप मार्केट में आए, कैसे अपने आप को समृद्ध बनाएं, वो सिखाते हैं विशाल जी। और नाम भी बड़ा ज़बरदस्त है, सफल निवेशक। तो विशाल जी का सफल, इनको मैं कह सकता हूँ सफल निवेशक। इसके साथ ही हमारे साथ प्रबलीन वाजपेयी हैं, जो फिनफिक्स रिसर्च एनालिटिक्स की फाउंडर हैं, नई पीढ़ी को रिप्रेजेंट कर रही हैं और इनकी जो संस्था, इनका जो स्टार्टअप है वो विमेंस के बीच में काम करता है, महिलाओं के बीच में। ये एक अपने आप में बड़ी पहल है, बहुत अनोखी पहल है, क्योंकि महिलाएं अक्सर पिछड़ जाती हैं फिनेंस के मामले में, लेकिन प्रबलीन ने बीड़ा उठाया है कि हम उनको आगे ले जाएंगे और लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक लगातार इस कोशिश में लगी रहती है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं अमृत वर्ष के लिए। नीलेश सर, आपकी नज़र से, आपके ज़रिए हम पहले सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि ये जो अमृत वर्ष हम मना रहे हैं, इसमें जो समृद्धि की यात्रा हमने तय की है वो कैसी रही आपके नज़रिए से, वो हमें पहले आप सुनाइए, कहानी के तौर पे हम सुनना चाहेंगे। नीरज जी, अगर अमृत काल की यात्रा देखें तो 1947 में भारत एशिया में एक ऐसा देश था जिसकी रेलवे लाइंस सबसे ज्यादा थी एशिया में। वो शायद एक ही ऐसा देश था जहां पे आयरन एंड स्टील मिल थी और यहाँ पे ऑटोमोबाइल बनाने की भी फैक्ट्री थी। अंग्रेजों ने हमसे काफी पैसा ले लिया, शोषण किया हमारा, बट फिर भी हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर था। 1947 में हम जापान से आगे थे पर कैपिटा जीडीपी में। 1960 में साउथ कोरिया और हम बराबर थे पर कैपिटा जीडीपी में। 1980 में चाइना और हम बराबर थे पर कैपिटा जीडीपी में। आज जापान, साउथ कोरिया, चाइना हमसे बहुत आगे हैं पर कैपिटा जीडीपी में। समवेयर बिटवीन 1947 टू 1990 हमने जो रास्ता अपनाया वह स्लो ग्रोथ का था। 1991 से हमने लिबरलाइजेशन अटेम्प्ट किया, तब भारतीय इकोनॉमी तकरीबन $300 बिलियन की थी। आज हम $3.5 ट्रिलियन के आसपास पहुंच रहे हैं। तकरीबन 10 गुना बढ़ोतरी हुई है बिटवीन 1991 एंड 2023। ये जो ग्रोथ हुई है इकोनॉमी की पिछले कुछ सालों में, उसका बेनिफिट आपको स्टॉक मार्केट में दिख रहा है। जब $300 बिलियन की इकोनॉमी थी तो मोटा मोटा मार्केट कैप भी $300 बिलियन के आसपास था, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। आज $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो मोटा मोटा मार्केट कैप भी उसके आसपास है। सो क्लियरली
1991 से लेके 2022-2023 की जर्नी निवेशकों के लिए काफी सफलतम रही है। मुझे लगता है आने वाले 8-10 सालों में हमारी इकोनॉमी $3.5 ट्रिलियन से $6-6.5 ट्रिलियन हो जाएगी। जी, जितना पैसा हमने 1991 से 2022-23 तक बनाया है, उतना ही पैसा 2023 से 2030-31 तक बना पाएंगे। नाउ ऑब्वियसली जब आप 300 पे 3000 होते हैं तो 10 गुना रिटर्न है, 3000 पे 6000 होते हैं तो दुगना रिटर्न है। बट साइज वाइज देखे तो आने वाले 8-10 सालों में उतना ही पैसा बनेगा जितना हमने पिछले 30 सालों में देखा है। जी विशाल जी, पहले 60 साल आज़ादी के बाद से $1 ट्रिलियन और उसके बाद फिर बाकी के सालों में बहुत तेज़ी से हमने ग्रोथ की, इकॉनमी बड़ी हुई हमारी, लेकिन रियल इम्पिटस हमें लगता है 91 के बाद से जो रफ्तार अभी अनिल बता रहे थे, मैं नीलेश सर, वहाँ से आई। आप चूँकि फाइनेंशियल लिटरेसी का आपने एक बीड़ा उठाया, मैंने थोड़ा आपके बारे में पढ़ाई की, रिसर्च की, तो आपने इसको एक चैलेंज के तौर पर लिया कि मैं खुद तो सीख रहा हूँ, दूसरों को भी बड़े पैमाने पर सिखाऊंगा मैं। तो ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी है जो कि पहले बड़ी स्लो थी लेकिन अब रफ्तार पकड़ रही है, आपने इसको अपने अनुभव में कैसे देखा? आपका क्या अनुभव रहा इस पूरी जर्नी में? मैं नहीं कह रहा हूँ कि 1947 से आप हमें बताएं, लेकिन जहां से आपने शुरू किया, जो कि बड़ा इनिशियल स्टेज था और बड़े शायद मेरे ख्याल में वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट था जहां से शुरू हुई थी तेजी, वो आपकी जर्नी कैसी रही? आई थिंक जैसा नीलेश जी ने बताया, पिछले 50 साल में इस देश की जर्नी, इकोनॉमी की जर्नी, मार्केट्स की जर्नी लास्ट 30-40 साल में काफी अच्छी रही है। निवेशकों ने काफी अच्छा पैसा कमाया। मेरी जर्नी एज एन इन्वेस्टर 2003 में स्टार्ट हुई थी, जब मैंने स्टॉक मार्केट में कदम रखा। तो मेरे लिए फिलहाल 20 साल का समय है जो मैंने देखा है मार्केट में, वो देखा है, एंड काफी अच्छा समय रहा है, काफी उतार चढ़ाव रहे हैं। जब मैंने स्टॉक मार्केट ज्वाइन किया था 2003 में, तब इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन था इंडिया में बहुत कम था। हम लोग ज्यादा इंटरनेट यूसेज नहीं था बड़े शहरों के छोड़ के, बाहर छोटे शहरों में या गाँवों में। 20 साल बाद जो मैं देखता हूँ, इंटरनेट, खासकर टेक्नोलॉजी, मोबाइल एप्स का जो स्प्रेड हुआ है इस कंट्री में, राइट, उसने एक मल्टीप्लायर इफेक्ट दिया है, नॉट जस्ट फॉर इन्वेस्टर्स बट फाइनेंशियल लिटरेसी, राइट। आज मैं एक छोटे शहर को बिलोंग करता हूँ, राइट। आज से 20 साल पहले उस शहर में बहुत ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट्स के बारे में नहीं जानते थे। जो जानते थे वो हर्षद मेहता के बारे में जानते थे, या केतन पारिक के बारे में जानते थे, या स्टॉक मार्केट को एक स्कैम समझते थे। 20 साल बाद जब मैं शहर में जाता हूँ या किसी छोटी जगह जाता हूँ, या फॉर एग्जांपल बॉम्बे के बाहर कहीं भी जाता हूँ, स्टॉक मार्केट्स के बारे में लोग जानते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली स्टॉक मार्केट को एक जल्दी पैसा बनाने का जरिया समझते हैं, जो एक सही चीज नहीं है। इसीलिए ये मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया अपने तौर पे कि शहरों में जाऊं, छोटी जगहों पे जाऊं, राइट, थ्रू इंटरनेट, ऑफलाइन, एंड लोगों को ही सिखाऊं कि स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे नहीं गंवाना चाहिए, राइट, कैसे कमाना चाहिए, वो सब सिखा सकते हैं। वो सीखना मुश्किल नहीं है, वो सीक्रेट्स बहुत सिंपल हैं, कई सालों से, कई दशकों से हमारे सामने है। बट कैसे नहीं गंवाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए निवेशकों को, वो एक सिखाने, आई थिंक वो सिखाना बहुत जरूरी है। जो भी फाइनेंशियल लिटरेसी के इंडस्ट्री में है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो भी इस इंडस्ट्री में, आई थिंक इन सबका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे निवेशकों को ये सिखाया जाए कि पैसा कैसे नहीं गंवाया जाए। एंड टेक्नोलॉजी हमारी हेल्प करने के लिए है। जो 20 साल में जो टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन हुआ है, इंटरनेट का पेनिट्रेशन हुआ है, डीमैट अकाउंट आप देखेंगे आज इंडिया में 5-6 करोड़ डीमैट अकाउंट है, जो आज से 20 साल पहले मेरे ख्याल से 1 या 2 करोड़ रहे होंगे। और खासकर कोविड के बाद डीमैट अकाउंट की संख्या काफी मल्टीप्लाई हुई है, राइट। सो जैसे जैसे लोगों को टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया है कि वो अपना पैसा इक्विटी में डालें, ग्रोथ के लिए डालें, लॉन्ग टर्म के लिए डालें, उस हिसाब से मेरे ख्याल से फाइनेंशियल लिटरेसी भी स्प्रेड होना चाहिए, जो फिलहाल आई थिंक बहुत इनिशियल स्टेजेस पे है। बट आई एम वेरी होपफुल दैट इट्स गोइंग टू डू वेल ओवर द नेक्स्ट 20-30 years.